सुबह का समय था। देखते ही देखते 5 लोगों का कत्ल हो जाता है और छठवां लोग था वह हॉस्पिटल के अंदर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। और जो ये कत्ल करने वाला व्यक्ति था उसके हाथ में एक बहुत बड़ा कुल्हाड़ा था और गांव के लोग सभी इसी दहशत में थे कि यह व्यक्ति कहीं वापस लौटकर न आ जाए, कहीं किसी और का कत्ल न कर दे। और उस दिन बच्चों की भी छुट्टी थी और बच्चे भी स्कूल पर नहीं गए थे, बच्चे भी घर पर ही थे। और न ही जो किसान थे वह खेतों की तरफ जाते हैं और न ही जो पशु चराने वाले होते हैं वह पशु चराने जाते हैं और न ही कोई वाहन घर से निकलता है। और जहां भी नजरें पहुंच रही थी वहां उस इलाके में पूरे में एक सन्नाटा सा पसरा हुआ था और सभी लोगों में एक ही दहशत फैली हुई थी कि कहीं वापस आ जाएगा तो वो सभी लोगों को मार डालेगा। अब कहीं न कहीं पुलिस को इस बात की सूचना लगी और फिर पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद इन 6 कातिल करने वाले इंसान को हिरासत में लिया और उसे अरेस्ट किया, पूछताछ की उससे। और पूछताछ के बाद इस पूरी घटना के बारे में जो जानकारी जब यह जानकारी सामने आती है तो लोगों को यकीन नहीं होता कि यह घटनाक्रम कैसे हो सकता है, खासकर जब इस इलाके में इस घटना की गूंज चारों तरफ पहुंच जाती है। और जब जब इस इलाके में इस घटनाक्रम की गूंज को याद किया जाता है तो और लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और शायद आप भी इस बारे में सोचने पर मजबूर हो जाओगे। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं पूजा आज जो आपको सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ यह है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। और लखनऊ का एक थाना लगता है और उस थाने क्षेत्र का है लखनऊ मोहनगंज। और इसी पुलिस स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक गांव लगता है और इस गांव का नाम है गोरा गांव। और यह बात है 25 अप्रैल 2009 की सुबह 6:30 बजे की। और एक कच्चा घर है, छान पड़ी हुई है और इसी बीच एक व्यक्ति, घर की जो मालकिन है उसका नाम संतोषी है और उसकी उम्र लगभग 50 वर्ष है। और वह महिला सब्जी काटती है। सब्जी काटते काटते वह अपने पति की तरफ गुस्से में देखती है और वह देखते देखते अपने पति से कहती है कि जब तक तुम्हें कोई काम 20 से 30 बार नहीं बोला जाता, जब तक तुम कोई भी काम नहीं करते हो। फिर पति ने जैसे यह बात सुनी तो पति ने बोला कि तुमने तो मुझे अभी तक कोई काम कहा ही नहीं, तुम किस काम के बारे में बात कर रही हो। और फिर संतोषी अपने पति से कहती है कि मैं कब से कह रही हूँ कि नमक है घर में जो वह पूरी तरह से खत्म हो चुका है और सब्जी बन नहीं पाएगी, तुम जाओ और जाकर दुकान से नमक लेकर आओ। और फिर इतनी बात सुनकर उसके पति को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से आने पर चूल्हे पर एक कढ़ाई चढ़ी हुई थी और वह बहुत गर्म थी और वह उस कढ़ाई को उतारता है चूल्हे पर से और उतारने के बाद उसे नीचे देकर मारता है। और फिर वह घर से निकलता है। घर से निकलता है तो वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, दरवाजा खुलता नहीं तो वह दरवाजे की भी जोर से लात मारता है और फिर वह घर से निकल कर चला जाता है। और अब उसे निकले कुछ समय बीता ही था कि पत्नी घर पर कुछ काम लग रही थी और घर में 3 बच्चे थे, वह आराम से खेल रहे थे और अभी तक लोग पूरी तरह जगे नहीं थे और कुछ लोग जगे थे, वह खेतों की तरफ जा रहे थे और कुछ अपने काम में लगे हुए थे और कुछ बच्चे स्कूल में जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच में एक बड़ी सी कुल्हाड़ी लेकर वह अपनी पत्नी जो संतोषी है उसकी तरफ करता है तो संतोषी उसे देखती है। देखते ही संतोषी के मुंह से चीख निकल जाती है, जोर जोर से वह चीखने लगती है। और जैसे ही उसने संतोषी के ऊपर कुल्हाड़ी से वार किया तो वह नीचे झुक जाती है और एक वार को संतोषी के आंख के ऊपर लगा और लगने पर उसकी आंख जो है वह निकल कर नीचे जमीन के ऊपर गिर जाती है। और इसी बीच संतोषी कुछ भी समझ नहीं पाई कि आखिरकार हुआ क्या है और फिर वह बेहोश होकर जमीन के ऊपर गिर जाती है। अब इसी बीच में जो 3 बच्चे थे वह आराम से घर में, 1-2 बच्चा तो उठा हुआ था, खेल रहा था और बच्चे सो रहे थे वह। और इनमें से जो सबसे बड़े वाला बालक है वह एकदम से घर से बाहर निकलता है। वह देखता है कि उसकी माँ है वह खून में लथपथ पड़ी है और वह एक व्यक्ति खड़ा है वहां, उसके हाथ में कुल्हाड़ी है।
और जैसे ही वह उस व्यक्ति को देखता है तो वह घर के दरवाजे की ओर भागता है, घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उस व्यक्ति ने उसे देख लिया और वह व्यक्ति उसका गिरेबान पकड़ता है। गिरेबान पकड़कर उसे ऊंचा उठा लेता है और 6 साल का वह बच्चा है और जिसका नाम रामरूप होता है। और रामरूप चीख रहा था, चिल्ला रहा था और रो रहा था। वह बचाओ बचाओ जोर जोर से बोल रहा था। और उस व्यक्ति ने एक हाथ से तो कुल्हाड़ी पकड़ रखी थी और दूसरे हाथ से उस बच्चे को पकड़कर उठा रखा था और फिर उस बच्चे को जमीन के ऊपर पटकता है और वह उसी कुल्हाड़ी से उस बच्चे के ऊपर भी एक से बढ़कर एक वार कर देता है और बोलता है कि तुम जाओ और जाकर गांव वालों को यह क्या तुम पूरी कहानी बताओगे। अब मैं भी देखता हूँ कि तुम गांव वालों को जाकर यह पूरी कहानी और यह पूरी घटना कैसे सुनाएगा। तुम जिंदा रहोगे तब तो जाकर यह गांव वालों को पूरी कहानी सुनाएगा ना। अब इसी बीच वह उस बच्चे को मारकर साइड हटा ही था। इसी बीच जो उसकी छोटी बहन है सुमरिन, जिसका नाम सुमरिन है और उसकी उम्र 4 वर्ष है, वह बाहर आती है और वह अपनी आंखें मसलती हुई बाहर आती है तो वह देखती है कि उसका भाई मरा हुआ पड़ा है और उसकी जो माँ है वह अधमरी हुई बेचैन हुई पड़ी हुई है और उन्हें देखती है। देखने के बाद वह चीखती है, चिल्लाती है और फिर जो वह कुल्हाड़ी वाला व्यक्ति था वह उस लड़की को एक ही ताकतवर वार से उस लड़की के गर्दन के ऊपर वार करता है तो उस लड़की का एक ही वार में गर्दन धड़ से अलग हो जाती है और उस जो 4 साल की लड़की होती है उसे चीखने का, ना चिल्लाने का, कोई बोलने का कुछ मौका ही नहीं मिलता है। इसी बीच उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाती है। और इन सबको मारने के बाद जब वह घर के अंदर जाता है तो एक 1.5 साल का बच्चा होता है। उसे तो अब तक बोलने की समझ भी नहीं है और वह एकदम गहरी नींद में सोया हुआ था। वह उस बच्चे को जाकर धड़ के ऊपर उसके भी वार करता है और उस बच्चे के भी शरीर के 2 हिस्से कर देता है और उसे कुल्हाड़ी से वार करने के बाद उस बच्चे के शरीर के भी 2 टुकड़े हो जाते हैं। और फिर इसी बीच जो संतोषी है उसे होश आ जाता है और फिर वह होश आने के बाद वह अपने दोनों बच्चों को मरा देखकर वह अपने तीसरे बच्चे के पास जाती है। तो तीसरे बच्चे के पास जाती है तो उस कुल्हाड़ी वारक का उसके ऊपर फिर से नजर पड़ जाती है और नजर पड़ने के बाद उसने ताबड़तोड़ 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6 वार उसके ऊपर किए। करने के बाद संतोषी की भी मौत हो जाती है और संतोषी का भी जो गर्दन है वह धड़ से लटक जाती है। अध कटी हुई गर्दन उसकी रह जाती है और वह गर्दन एकदम से लटकी हुई रहती है। और अब जो ये चीख पुकार हो रही थी इसी दृश्य को कुछ लोग तो अपनी छतों पर आ जाते हैं, कुछ लोग तो अपनी आंखों से यह दृश्य देख रहे थे। और इनमें एक महिला ऐसी थी, जब भी इस घर से चीखने चिल्लाने की आवाज आती थी तो वह महिला इस घर के अंदर जरूर आती थी और नाम उसका माधुरी होता है। उम्र लगभग उसकी 50 साल के आसपास थी और वह इसी वक्त भी आती है क्योंकि उसका घर बिल्कुल ठीक सामने था। और वह अपने बच्चों से कहती है कि बच्चे तुम यही इंतजार करना, मैं अभी आई इसी घर से, अब से फिर से लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया है। और फिर माधुरी इस घर के अंदर जाती है। घर के अंदर जाते ही उसने 1, 2, 3, 4 लाशें देखी। तो लाशें देखने के बाद माधुरी चीखते हुए चिल्लाते हुए अपने घर की तरफ आती है, लेकिन माधुरी अपने घर पर वापस नहीं पहुंचती है क्योंकि जैसे ही वह उस घर से निकलती है और अपने घर के बीच की जो दूरी थी उसके बीच के अंदर वह गिर जाती है। क्योंकि गिर इसलिए जाती है कि जैसे वह कुल्हाड़ी वारक होता है वह पीछे से माधुरी के ऊपर वार कर देता है और फिर वह गिरने के बाद चाहे माधुरी का नाक का हिस्सा हो, चाहे कान का हिस्सा हो, चाहे गर्दन का हिस्सा हो, इसी बीच माधुरी के ऊपर भी 5 से 6 वार कर दिए जाते हैं कुल्हाड़ी से। और इसी बीच माधुरी को भी संभलने का कोई मौका नहीं मिलता है और माधुरी की भी घटना स्थल के ऊपर ही मौके पर ही मौत हो जाती है। अब माधुरी चीख रही थी, चिल्ला रही थी तो माधुरी का जो बेटा होता है उसकी उम्र 11 साल होती है, राजेंद्र होता है उसका नाम। साथ ही एक बेटी होती है, उसका नाम संगीता होता है। संगीता भी चीखते हुए उसके मौके पर आती है। जो उसका 11 साल का बेटा है वह भी चीखते हुए अपनी माँ के पास पहुँचते हैं और वह अपनी माँ को देखते हैं। और फिर वह जो कुल्हाड़ी वारक था वह भी वहां पर ही था और वह फिर से कुल्हाड़ी निकालता है और वह पहले तो राजेंद्र को मौत के घाट उतार देता है और फिर जो उसकी राजेंद्र की बहन ही संगीता उसको भी मौत के घाट उतार देता है। लेकिन अब इस कुल्हाड़ी वारक से पहले जितने वार किए थे अब उतने वार नहीं होते हैं और जो संगीता थी उसके कुल्हाड़ी का वार तो हुआ था
लेकिन घायल तो हुई थी वो, लेकिन वह वहां से भागते हुए, चीखते हुए, चिल्लाती हुई वहां से भाग जाती है। और वह लड़की वहां से भागते भागते वह जब तक भागती है जब तक कि वह 3 किलोमीटर का सफर तय नहीं कर लेते। 3 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद वहां पर मोहनलालगंज थाना लगता है, वहां पर वह लड़की पहुंच जाती है और वहां उसे एक कांस्टेबल दिखाई देता है और वह उस कांस्टेबल से कहते हैं कि आप जल्दी चलो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चलो, वह सबको मार देगा, एक को भी नहीं देगा। फिर कांस्टेबल कहता कि क्या तुम पागल हो गई हो कि क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और वह लड़की अपने हाथों पर पट्टी बांध रखी थी, वह पट्टी उसने अपने ही दुपट्टे से फाड़कर बांधी थी कि जहां उसके कुल्हाड़ी से लगी थी और उसको जो चोट लगी थी, जो ब्लड उसका बह रहा था, वह इसी बीच में वह रुक जाए। और इसी बीच में एसएचओ होते हैं, नाम उसका अशोक कुमार शुक्ला होता है। और वह जैसे ही थाने में एंट्री करते हैं, एंट्री करने के बाद वह उस लड़की को देखते हैं और वह उन्हें भी यही बात कहते हैं कि आप जल्दी चलो, वह शख्स सभी को मार डालेगा, वह मेरी भैया, मेरी माँ, सभी को मार डाला है और आप जल्दी चलो, वह सभी को मार डालेगा। और फिर जो एसएचओ है उसकी आंखें खुल जाती हैं और वह अपनी टीम से कहता है कि आप जितने जल्दी प्रभाव से हो सके उतने जल्दी इस लड़की के साथ चलो और इस लड़की का गांव है गोरा और उस गोरा गांव में पहुंचो, देखो क्या हुआ है। और फिर वह टीम जब गोरा गांव में पहुंचती है और गोरा गांव में पहुंचने के बाद उस दृश्य को देखा तो वह भी देखने के बाद उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वह भी हैरान हो जाते हैं इस माहौल को देखकर। वह देखते हैं कि सड़क के बीचों बीच एक महिला है जिसकी उम्र 50 साल है और वह सड़क के बीचों बीच पड़ी हुई है, वह मर चुकी है। और वह फिर घर के अंदर जाते हैं तो घर के अंदर देखते हैं कि 3 बच्चे और एक महिला वह भी मरे पड़े हुए हैं। और वह देखते हैं घर के अंदर जो संतोषी थी महिला, उसकी आंख बाहर निकली पड़ी हुई है और उसके गर्दन के धड़ के अलग अलग टुकड़े थे और साथ ही वह अंदर जाते हैं तो 2 बच्चे और हैं और एक बच्चा 1.5 साल का है, उसे भी देखते हैं, उसके 2 टुकड़े किए हुए हैं। और फिर यह समझ नहीं पाते हैं कि यह किसने किया है और क्यों किया है। हालांकि इस दृश्य को बहुत से लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। कुछ लोग इस दृश्य को सड़क से देख रहे थे, कुछ लोग इस दृश्य को अपनी छतों से देख रहे थे, लेकिन किसी के अंदर यह हिम्मत नहीं थी कि इनको सबको किसने मारा था, क्यों मारा था, यह बताने की किसी के अंदर भी यह हिम्मत नहीं थी। और इसी बीच ये 2 घर होते हैं, एक घर तो माधुरी का होता है और एक घर संतोषी का होता है। संतोषी के घर में तो कोई पुलिस में जाने के लायक बचता नहीं है और जो माधुरी का घर होता है, माधुरी के घर में माधुरी की बेटी है, वह पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। और जो संतोषी है उसका पति कहाँ था यह कोई बताने के लिए तैयार नहीं था। फिर पुलिस ने आखिरकार कई लोगों को हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद यह जानने की कोशिश की। फिर एक लड़का है 11 साल का, वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है, नाम उसका राजेंद्र होता है। और फिर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है 265/2009 IPS की धारा 302, 301 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और इसी बीच डर की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं, घरों के वाहन हैं वह भी बाहर नहीं निकलते हैं, जो लोग अपने पशु चराने के लिए जाया करते थे वह भी नहीं जाते हैं, अपने पशुओं के लिए चारा वगैरह लाने भी नहीं जाते हैं, लोग खेतों में भी नहीं जाते हैं और डर के मारे लोग अपने घरों के अंदर ही कैद हुए हैं। और लोगों में डर था कि वह कुल्हाड़ी लेकर फिर से वापस नहीं आ जाए, कहीं किसी को और न मार दे। और इन सभी लोगों के में एक दहशत का माहौल था कि कहीं किसी को और को काट दे, कहीं किसी और को मार दे, फिर से आ जाएगा, फिर से वह किसी और को काट देगा। सभी में यह दहशत का माहौल बैठा हुआ था। फिर इसमें कई को हिरासत में लिया गया, बहुत से लोगों को, और कोई किसी का नाम ले रहा था, कोई किसी का नाम ले रहा था और पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है। फिर पुलिस ने यहाँ से कई जानकारी जुटाने के बाद पता चलता है कि जो संतोषी होता है उसका पति सरवण, उसकी एक भाभी होती है जिसका नाम सुमन होता है। और दरअसल जो ये सरवण था उसका अपनी भाभी सुमन के साथ ही अवैध संबंध चल रहे थे और यह मिलते थे, आपस में बातचीत करते थे। तो जब भी यह मिलते थे, बातें करते थे, संतोषी इनका तब विरोध करती थी और इसके ऊपर गुस्सा करती थी और यह बात सरवण को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी।
और घर में इसी बात को लेकर आए दिन झगड़ा होता था, फसाद होता था, गर्मा गर्मी का माहौल होता था और वह अपनी भाभी को नहीं छोड़ना चाहता था। जब संतोषी इसका विरोध करती थी तो वह उसके दिन आए साथ झगड़ा होता था, मार पिटाई होती थी। और यह कहा जाता है कि इसी दिन सुबह सुबह भी यही वह कहती है कि घर में नमक खत्म हो गया है, आप हमें नमक लाकर दे दो ताकि खाना बना ले। वह कहती है कि जब तक तुम्हें कोई काम की 10-20 बार नहीं कहा, जब तक तुम्हें कोई काम की सुनाई ही नहीं पड़ती है। और आखिरकार वह इस बात के ऊपर गुस्सा होकर घर से निकल जाता है और घर से निकलने के बाद वह कुछ देर के बाद घर पर वापस आता है और कुल्हाड़ी लेकर आता है। और वह घर पर आने के बाद अपने 3 बच्चों को और अपनी पत्नी को, सभी को, चारों लोगों को वह मौत के घाट उतार देता है। और फिर जो महिला बीच बचाव करने के लिए आती है, वह जो रोज लड़ाई झगड़ा करते थे उसमें भी वह बीच में आकर उन्हें अलग अलग करती थी। तो उसे कहता है कि तुम बहुत रोज में बीच में पंचायत करने के लिए आती हो, आज तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें भी मार डालूंगा। वो कहता है कि मैं मेरे घर में सभी को लाइन पर लगाकर आया हूँ और अब मैं तुम्हें भी लाइन के ऊपर लगाऊंगा। और वह ना अब उस पड़ोसन माधुरी को लाइन पर लगाया बल्कि उसके बेटे राजेंद्र को भी लाइन पर लगा देता है और उसकी बेटी संगीता वह भी इनकी चपेट में आ जाती है। जब सरवन था इसे पुलिस पकड़ती है तो वह कहता है कि मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूँ, जो ये माधुरी है इसका बेटा है एक, और नन्ना ने यह सब कांड किया है। जब नन्ने को पुलिस पकड़कर लेकर जाती है तो नन्ना कहता है कि मैं तो जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन मैं तो इस घटना स्थल के ऊपर घर पर ही नहीं था। वो कहता है कि मैं तो पास के ही एक गांव में शादी समारोह था, उसमें टेंट लग रहा था और मैं तो वहां पर टेंट लगा रहा था। जब पुलिस ने तस्दीर की और सबूत जुटाने की कोशिश की तो पता चला कि नन्ना तो उस दिन गांव में नहीं था, वह तो वहां उस दूसरे गांव में टेंट लगा रहा था। और आखिरकार इस मामले की सुनवाई चल रही थी, 8 साल इस मामले की चलती है। और फिर आखिरकार 17 अगस्त 2017 की यह बात है, लखनऊ अदालत में यह फैसला सुनाया कि सरवन ने ही अपनी भाभी से अवैध संबंधों के चलते अपनी ही पत्नी का कत्ल कर दिया और उसने इतने सारे कत्ल किए और यह सब कत्ल उसने अपनी भाभी से अवैध संबंध के चलते हुए अपनी भाभी के कहने पर यह सब कत्ल किए थे। इसीलिए सरवन को सजा या मौत का हुक्म सुनाती है और इसे फांसी के फंदे पर जब तक लटका कर रखा जाए तब तक कि इसके प्राण न निकल जाएं। और साथ ही जो इसकी भाभी है सुमन ने इसको इतना उकसाया कि और इसकी भाभी को भी इसको 4 साल की सजा सुनाई जाती है। और फिर यह मामला हाई कोर्ट पहुंच जाता है। फिर साल 2022 की यह बात है और वहां कहा जाता है कि जो निचली अदालत ने जो फैसला दिया था उसी फैसले को बरकरार रखा जाए और फिर इसी फैसले को बरकरार रखा जाता है। और जब इस घटना की सुनवाई होती है और यह घटना का मामला सामने आता है तो लोगों में एक दहशत का माहौल हो जाता है। यह जो कातिल था यह वैसे पैसे से तो मजदूर था, वैसे ज्यादा तो कुछ नहीं करता था, लेकिन जब से इसके भैया और भाभी की शादी हुई थी तब इसकी उम्र लगभग 17 साल ही बताई जाती है। और तब से ही यह अपने भाभी के प्यार के संबंधों में पड़ जाता है और उसकी भाभी को भी लगता है कि जो उसका भाई है वह उसके लिए इतना सक्षम नहीं है जितना कि यह देवर है। और फिर इसी बीच में सरवन की शादी हो जाती है और सरवन की जो पत्नी है संतोषी, उसे यह सब कुछ पता चल जाता है और वह विरोध करती थी तो यह काबिल न बर्दाश्त हो जाता है और फिर इसके बाद एक के बाद एक 6 कत्ल हो जाते हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको परेशान भी करना नहीं है, जबकि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। जय हिंद, जय भारत।